नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज हम एक नए विषय वस्तु पर बात करने जा रहे हैं। इसके पहले आपका ग्रहचाल में स्वागत है। आप कुंडली बनवाने के लिए या कुंडली का विस्तृत विशेष व्याख्या कराने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, चलिए सीधे चलते हैं विषय वस्तु पर। आज का हमारा पारिवारिक सीरीज में आज जो हमारी विषय वस्तु है वो है प्रेमिका और आपका प्रेम विवाह। मित्रों, आज के युग में, आधुनिक युग में जो विवाह होते हैं वो काफ़ी उम्र में होते हैं। जब बालिग हो जाते हैं बच्चे, और बालिग क्या बल्कि 25 या 30 वर्ष के होते हैं, जब अपनी पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जब अपना कोई व्यवसाय या जॉब करने लगते हैं, तब वह शादी के बारे में सोचते हैं। और तब उनको जहाँ जॉब करते हैं या जहाँ रहते हैं या जिस शहर में भी रहते हैं, किसी से अगर प्रेम हो जाए तो फिर वो उसको प्रेम विवाह में बदलना पसंद करते हैं। क्योंकि बच्चे बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, तो अब माता पिता की उनको उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। और अगर ये विवाह वैदिक रीति से अच्छी तरह से कुंडली के मिलान से या ग्रहों को देख करके होता है, तो निश्चित रूप से वह विवाह सफल होगा। और उनकी सफलता में ही हमारी सफलता है। माता पिता को भी चाहिए कि ऐसे विवाह की उनको अनुमति दी जा सकती है। अगर सजातीय विवाह है तो बहुत अच्छा है, और अगर अंतर्जातीय विवाह भी हो रहा है तो उन बच्चों के बारे में पहले माता पिता का कर्तव्य है कि वो जान लें, उनके परिवार के बारे में जान लें, या उसके बारे में जान लें कि भाई हमारी अगर बेटी है तो बेटी का जीवन इसके साथ अच्छे से चलेगा अथवा नहीं चलेगा। थोड़ा जानना जरूरी है, और जानने के बाद उनको अलाउ कर देने में कोई बुराई नहीं है। तो मित्रों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूँ, एक उदाहरण से समझाते हुए चलूँगा। जैसे ये कुंडली है, तो कुंडली में आपको ये तो पता ही है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। फिर से बता देता हूँ, ये प्रथम भाव होता है जो ऊपर होता है, ये लग्न भाव भी कहलाता है, और ये स्वयं व्यक्ति का व्यक्तित्व का भाव है। ये द्वितीय भाव होता है, ये तृतीय भाव होता है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये षष्ठ भाव है, ये सप्तम भाव है, ये अष्टम भाव है, ये नवम भाव है, ये दसम भाव है, ये एकादश भाव है, और ये द्वादश भाव है, 12वां भाव है। तो मित्रों, प्रेम, मैंने अपने अभी पिछले वीडियो में विवाह के संबंध में बताया था कि आपकी बहू कैसी होगी, बहू किस घर से आएगी। तो बहू को मैंने बताया था कि बहू का एकादश भाव या 11वां भाव जो लाभ भाव होता है वो बहू का होता है, और पुत्र का पंचम भाव होता है। लेकिन यहाँ स्थिति बदल जाती है। यहाँ जो पुत्र का स्थान है पंचम भाव, वही प्रेमिका का भी स्थान है। तो पंचम भाव से उसकी प्रेमिका या आपकी जो होने वाली आगे प्रेम वधू है उसको देखा जाएगा, प्रेम पुत्र वधू को देखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त पंचम सप्तम भाव से विवाह होता है। तो पंचम भाव और सप्तम भाव और लग्न, ये 3 मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन 3 भावों को हमको देखना आवश्यक है। अब आपको एक भी पता होना चाहिए कि जो लग्न में राशि होती है, ये राशि नंबर लिखे होते हैं, इसमें भाव संख्या नहीं लिखी होती है, राशि संख्या लिखी होती है। उस हर राशि के एक ग्रह जो है स्वामी होते हैं। तो लग्न में जो राशि होती है तो उनको लग्नेश बोलते हैं। द्वितीय भाव में होगा तो उन्हें द्वितीय, मतलब द्वितीय के ईश, और तृतीय में है तो तृतीयेश, चतुर्थ में है तो चतुर्थेश, पंचम में है तो पंचमेश, षष्ठ में है तो षष्ठेश, सप्तम में है तो सप्तमेश, अष्टम में है तो अष्टमेश, नवम में है तो नवमेश, और दसम में है तो दसमेश, और एकादश में है तो एकादशेश, द्वादश में है तो द्वादशेश। तो इन शब्दों का प्रयोग चूंकि ज्योतिष में किया जाता है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। क्योंकि बीच में मैं बोलूँगा पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो राशि बैठा है उसके जो स्वामी ग्रह हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मित्रों, अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम
चंद्रमा की स्थिति देखेंगे। चंद्रमा क्या है, चंद्र राशि है हमारी, या हमारे जिनकी विवाह होना है उनकी चंद्र राशि है। तो चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति में यदि चंद्रमा कहीं भी बैठा है और जिस राशि में बैठा है, यदि वह चंद्रमा चर राशि में है, मतलब राशियों के स्वभाव मैंने बताए थे कि राशियों के 3 स्वभाव होते हैं। एक चर मतलब चलायमान, एक स्थिर राशि होती हैं, और एक द्विस्वभाव राशि होती हैं। वो भी आप समझ लीजिए, इसी में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसकी फोटो ले सकते हैं। ये चर राशि 1 नंबर राशि, 4 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 10 नंबर राशि, इनको चर राशि बोला गया है, यानी ये चलायमान राशि हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये 1 नंबर मेष और आपकी 4 नंबर कर्क, 7 नंबर तुला और 10 नंबर मकर राशि, ये चर राशि हैं। और दूसरी होती हैं जो स्थिर राशि होती हैं, वो 2, 5 और 8 और 11, यानी वृषभ, सिंह और वृश्चिक और कुंभ। इसके अतिरिक्त जो द्विस्वभाव राशि होती हैं उनके नंबर होते हैं 3, 6, 9 और 12, यानी 3 मिथुन, 6 कन्या, 9 धनु और 12 मीन राशि। तो चंद्रमा को हम देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हुए हैं, जिस घर में भी, जहाँ जिस भाव में बैठे हुए हैं। मान लीजिए चंद्रमा 8 नंबर राशि में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं चौथे भाव में, तो 8 नंबर राशि कौन सी, 8 नंबर राशि स्थिर राशि हुई। और अगर मान लीजिए चंद्रमा इधर 7 नंबर राशि में बैठ गए, 7 नंबर राशि में आकर के बैठ गए इधर, तो ये कौन सी हो गई, चर राशि हो गई। तो अगर चंद्रमा चर राशि में है तो वो उस जातक का जो विवाह है वो जो करने जा रहा है, इस चंद्र राशि के साथ साथ लग्न को भी देख लेना चाहिए कि लग्न में हमारी कौन सी राशि है। अगर हमारी राशि चंद्र राशि जो है चर नेचर की है और लग्न भी हमारी चर नेचर की है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो चलायमान है, यानी इसमें जातक का विवाह स्थिर होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका मन बार बार चलायमान होगा कि मैं ये प्रेम विवाह करूं या अरेंज मैरिज करूं, या उसका मतलब बार बार मन बदलेगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक है, मनोभावों का कारक है। और अगर जातक की राशि, जातक या जातिका की अगर स्थिर राशि है, तो उनका जो प्रेम विवाह होगा वो स्थिरता का होगा, मतलब जीवन में स्थिरता आएगी उनके विवाह में। इसके अतिरिक्त अगर चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में है तो यहाँ भी बड़ा कन्फ्यूजन होगा। वो सोचेगा कभी कि मैं शादी अरेंज मैरिज करूं, या मैं द्विस्वभाव है, 2 तरह के स्वभाव है, अरेंज मैरिज कर सकता है या लव मैरिज के लिए बार बार मन आएगा। और चर राशि में क्या होगा, चर राशि में उसकी मान लीजिए 1 से अधिक उसको लड़कियां दिखाई देती हैं या उसकी प्रेमिका हैं, तो वो सोचेगा कि इससे शादी ठीक रहेगी या उससे शादी ठीक रहेगी। तो चर राशि में वो चलायमान रहेगा उसका मन। और द्विस्वभाव में उसका 2 तरह का स्वभाव होगा कि माता पिता जो करेंगे अरेंज मैरिज तो उसमें उसकी वो ठीक रहेगी, या मेरी जहाँ मेरा प्रेम चल रहा है वो प्रेम विवाह ठीक रहेगा। इस तरह से जो है इन राशियों से निर्णय लिए जाते हैं। और लग्न को भी देखा जाता है, लग्न भी अगर उसी स्वभाव की राशि है और जो आपकी चंद्र राशि है तो फिर उस तरह से करते हैं। अब चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर यदि शुभ स्थिति में है चंद्रमा कुंडली में, यानी छठवें, 8वें और 12वें भाव में नहीं बैठा है, 6, 8 और 12 भाव ये त्रिक भाव कहे गए हैं, ये खराब भाव कहे गए। अगर चंद्रमा इसमें नहीं बैठा है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, केंद्र या त्रिकोण के जो भाव होते हैं, केंद्र के भाव हैं लग्न 1 और ये 4था भाव और 7वां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण के हैं 5वां भाव और 9वां भाव। अगर केंद्र या त्रिकोण में चंद्रमा बैठा है तो उसकी शुभ स्थिति हुई। और शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ रही है, जैसे गुरु हुए, शुक्र हुए या बुध हुए, बुध थोड़ा बुध का स्वभाव 2 तरह का रहता है, वो शुभ ग्रहों के साथ बैठकर शुभता देते हैं, और क्रूर ग्रहों या पापी ग्रहों के साथ बैठकर वो उस तरह के हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं।
तो मेन हो गए, शुक्र हो गए या गुरु हो गए, ये अगर देख रहे हैं या इनकी दृष्टि पड़ रही है या इनके साथ बैठा है चंद्रमा, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि चंद्रमा चूँकि चंचल भी है और मनोभावनाओं का भी ग्रह है, और इसके अतिरिक्त जो है जो चंद्रमा राशि अगर लड़की की होगी, जो चंद्र राशि होगी और चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा, तो वो सुंदर जातक या जातिका सुंदर भी होगी, नैन नक्श अच्छे होंगे, उसके छरहरा बदन होगा, इस तरह से उसमें सुंदरता भी होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब चंद्रमा को, अगर चंद्रमा अशुभ स्थिति में है, मान लीजिए चंद्रमा जहाँ बैठा है वो चंद्रमा के आगे वाला घर और एक पीछे वाला घर, अगर पाप कर्तरी घर, आप पाप कर्तरी में है, मान लीजिए चंद्रमा यहीं 8 नंबर में बैठा है और यहाँ कोई राहु बैठा है और यहाँ कोई शनि बैठा है, तो ये पाप कर्तरी में आ गया चंद्रमा, यानी पाप ग्रहों के बीच में घिर गया। तो ऐसे में अशुभ हो गया चंद्रमा, तो अशुभ चंद्रमा अशुभ फल देगा, यानी शादी होगी तो उसको बीच में जीवन में बड़ी अशुभताएं आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे और हो सकता है कि तलाक तक भी नौबत पहुंच जाए। तो इस तरह से अगर चंद्रमा दूसरे या तीसरे या 11वें भाव में बैठा है, तो जहाँ तक अगर ये दूसरा भाव हुआ और ये तीसरा भाव हुआ और 11वां भाव ये लाभ वाला भाव हुआ, मनोभाव, मनो इच्छा का भाव हुआ, मनोकामना का भाव होगा, अगर इसमें चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा क्या करेगा, तो बहुत मजबूत प्रेम विवाह होगा और ज़िंदगी में अच्छा चलेगा, क्योंकि 11वां लाभ भाव दे रहा है और ये यहाँ साहस का भी भाव है और यहाँ धन का भी भाव है। इस तरह से यदि चंद्रमा शुभ ग्रह के साथ है तो या दृष्टि में है, तो मैंने बताया कि अच्छे फल मिलेंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि पंचम भाव में अच्छे प्रेम के लिए सौम्य राशियाँ हों, अगर मतलब जैसे ये पंचम भाव है, ये पंचम भाव में सौम्य राशियाँ कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8 और 12 नंबर की राशि, मतलब 2 वृषभ हुआ, 4 कर्क हुई और 6 नंबर कन्या और 8 नंबर वृश्चिक और 12 नंबर मीन। अगर सौम्य राशि है पंचम भाव में, तो वो सौम्य होगी आपकी प्रेमिका, तो वो अच्छा विवाह होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई दूसरे तरह की राशि हैं जो सौम्य नहीं है, मतलब अगर वो हार्ड राशियां हैं, कठोर राशियां हैं, तो उनमें शुभ फल नहीं मिलेगा उतना, यानी लड़ाई झगड़े होंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि पंचमेश जो है पंचम भाव के, मान लीजिए पंचम भाव ये 9 नंबर है, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कि किस राशि का कौन सा ग्रह है। तो 9 नंबर राशि को देखेंगे तो गुरु हैं, गुरु इनके जो है पंचमेश हुए, यहाँ 9 नंबर राशि लिखी है पंचम भाव में। तो यदि पंचमेश जो है केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं, ये अगर केंद्र या त्रिकोण के भाव में बैठे हैं तो भी शुभता लाएंगे प्रेम विवाह में। इसके अतिरिक्त प्रेम के कारक ग्रह गुरु हैं, तो गुरु अगर मान लीजिए यही गुरु हुए, अब अगर गुरु और शुभ भाव में केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं और तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज यह है कि पंचम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है या पंचम भाव में जो राशि लिखी है और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा है और सप्तम भाव में जो राशि लिखी है, तो पंचमेश और सप्तमेश अगर आपस में अपना राशि परिवर्तन कर लें या ग्रह परिवर्तन कर लें या स्थान परिवर्तन कर लें या नक्षत्र परिवर्तन कर लें, तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह के योग बनते हैं। और अगर लग्न की दृष्टि भी पड़ रही हो, शुभ दृष्टि पड़ रही हो, तो या लग्न में मित्र राशि हो, सप्तमेश की या पंचमेश की या दोनों के मित्र हों, तो फिर और उत्तम विवाह बनता है। विवाह में यदि लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश या एकादशेश का संबंध बन जाए तो बहुत ही शुभ विवाह होगा। अगर पंचमेश और सप्तमेश का संबंध भी बनता है तो भी विवाह शुभ होगा। लेकिन अगर पंचमेश और केवल पंचमेश
और सप्तमेश का अगर संबंध बन रहा है, मतलब ये राशि परिवर्तन में या ग्रह, मान लीजिए 9 नंबर राशि इसके ग्रह हैं गुरु, गुरु सप्तम में बैठ जाए, और 11 नंबर राशि के ग्रह हैं शनि, शनि पंचम में बैठ जाए, तो ये संबंध बन गया इस तरह से। या गुरु गुरु के जो नक्षत्र हैं, ये गुरु के नक्षत्र हैं पूर्व भाद्रपद, विशाखा, पुनर्वसु, अगर ये नक्षत्र जो है में शनि बैठ जाए गुरु के नक्षत्र में, और जो शनि के नक्षत्र हैं, शनि के नक्षत्र हैं पौष्य, अनुराधा या उत्तर भाद्रपद, तो इसमें अगर गुरु बैठ जाए, कहीं कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, या ये दोनों युति बनाकर बैठे, दोनों ग्रह किसी भी भाव में बैठे, केवल 6, 8 और 12 भाव को छोड़कर, जो कि खराब भाव माने गए हैं, तो अगर बैठते हैं तो भी प्रेम विवाह का पूरा योग बनता है। अब ये प्रेम विवाह का योग कब बनेगा? तब अनुकूल होगा जब दशा, महादशा और अंतरदशा आएगी। पंचमेश की अगर महादशा है और सप्तमेश की अंतरदशा है तो शुभ विवाह का योग बनेगा, या सप्तमेश की महादशा है और पंचमेश की अंतरदशा है तो भी शुभ विवाह का योग बनेगा। इसके अतिरिक्त अगर गोचर में ग्रह पंचमेश के ऊपर से गुजर रहा हो या सप्तमेश के ऊपर से जा रहा हो गोचर में, तो भी उस समय विवाह का समय आ जाएगा और ये विवाह होगा। अब मित्रों, कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे ये प्रेम विवाह में मतलब कुछ और भी हैं, जैसे कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो खराब ग्रह हैं, जैसे राहु हुआ। राहु को न ब्याहु, तो राहु का मतलब ये है कि वो जो है, या तो वो कहो राहु एकदम अचानक वाला ग्रह है, अचानक शादी करा दे, और या अचानक शादी तोड़वा दे, और या आकर के विध्वंस करा दे, और मतलब इस तरह से उसके जो भी दुर्गुण हैं वो अपने अनुसार काम करने लगे। तो पंचम और पंचमेश पर अगर राहु और शुक्र का संबंध जो है तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में हो रहा हो, और लग्न पर दृष्टि पड़ रही हो या लग्न की दृष्टि पड़ रही हो इन पर, पंचमेश पर या पंचम भाव पर, तो प्रेम विवाह में धोखा होने की संभावना रहती है। मतलब मैंने जो बताया कि यदि जो है राहु, और शुक्र जो है पंचम और पंचमेश पर, मान लीजिए 9 के, इसमें 9 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ये पंचमेश हुए गुरु। तो गुरु मान लीजिए बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, आपके चौथे भाव में बैठे हैं, तो अगर इस चौथे भाव पर राहु और शुक्र की, या पंचमेश मान लीजिए बैठ गए, इसमें भाग्य भाव में बैठ गए, यहाँ बैठ गए गुरु, अब और राहु इधर है और शुक्र इधर है, तो राहु की जो दृष्टि होगी वो 9वीं दृष्टि इन पर पड़ेगी, और अगर गुरु यहीं बैठ गए तो राहु और शुक्र इसमें है, तो राहु और शुक्र की दोनों की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा कि ये मतलब चूंकि राहु के साथ दृष्टि अगर ये डाल रहे हैं तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में, वैसे हालांकि 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठने पे प्रेम विवाह में तो धोखा होगा ही और प्रेम विवाह टूटेगा भी। इसके अतिरिक्त मंगल और शुक्र जो है पंचम भाव में संबंध बना लें, और लग्न में या लग्नेश जो है क्या नाम द्विस्वभाव राशि का हो, तो जातक को बहुत प्रेम संबंध बनते हैं। मतलब लग्न द्विस्वभाव में हो, तो या लग्नेश जहाँ बैठे हुए हो, मान लीजिए 5 नंबर है लिखी हुई है ये राशि, तो इनके लग्नेश, इनके जो हुए 5 नंबर राशि के कौन हुए? सूर्य हुए। तो सूर्य अगर वो भी द्विस्वभाव में बैठे हों, और यहाँ भी द्विस्वभाव राशि लिखी हुई, ये 5 नंबर राशि है द्विस्वभाव, और इसके अलावा वो अगर 8 नंबर में बैठ जाए सूर्य, तो ये भी द्विस्वभाव हो गई। तो अगर द्विस्वभाव राशि में जो है लग्न या लग्नेश बैठे हों, और उसमें यदि मंगल और शुक्र जो है संबंध बना रहे हों, और तो प्रेम विवाह अच्छा होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि लग्न और लग्नेश द्विस्वभाव में हो तो जातक को बहुत प्रेम संबंध बनते हैं, मतलब कई प्रेम संबंध बनते हैं, और विवाह के बाद, लेकिन विवाह के बाद उनको
प्रेम संबंध खत्म कर देना चाहिए, एक से ही विवाह करके रहना चाहिए, अन्यथा इनको भी धोखा मिलेगा। सप्तम और द्वितीय भाव का संबंध जब भी राहु से बनेगा, सप्तम भाव, ये सप्तम भाव और द्वितीय भाव का संबंध अगर राहु से बनेगा, राहु दृष्टि डाले या राहु बैठ जाए इनके साथ, और राहु के जो नक्षत्र हैं चित्रा, रेवती, धनिष्ठा, अश्लेषा, सद्भिषा, उत्तरा, फाल्गुनी, अश्विनी इन या मघा, इन नक्षत्रों में अगर राहु बैठा हो तो विवाह में बड़ी दिक्कत होगी, और जो है हो सकता है कि ये अंतर्जातीय विवाह होने लगे। मतलब अगर राहु ऐसी स्थिति में अपने नक्षत्र में बैठ करके इन दो भावों पर अगर वो दृष्टि डाल रहा है या बैठा हुआ है द्वितीय या सप्तम भाव में, तो प्रेम विवाह अंतर्जातीय विवाह में परिवर्तित हो सकता है। और इसके अतिरिक्त सूर्य शुक्र यदि पीड़ित हैं और राहु देख रहा है, सूर्य और शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में, मान लीजिए सूर्य जो है सूर्य अपनी नीच राशि में है, या मतलब सूर्य जो है 7 नंबर राशि में बैठे हों, तो ये उनकी नीच राशि हो गई, ये तीसरे नंबर में लिखी हुई, इसमें सूर्य बैठे हों, तो सूर्य जो है अगर अपनी मतलब पीड़ित हैं, तो सूर्य अगर पीड़ित होंगे तो भी सप्तम भाव और द्वितीय भाव का संबंध जब भी बनेगा तो वो तो राहु अगर बनाता है तो गड़बड़ होता है। इसके बाद सूर्य और शुक्र यदि पीड़ित हैं और राहु देख रहा है उनको, अब सूर्य को राहु देख रहा है, मान लीजिए इस भाव में राहु यहाँ बैठा हुआ है 12वें भाव में, और 5वीं दृष्टि डाल रहा है, 1 2 3 4 5वीं दृष्टि डाल रहा है सूर्य पर, तो भी प्रेम विवाह में दिक्कत आएगी, क्योंकि राहु क्या है, राहु सूर्य के साथ मिल करके पितृदोष भी बना देता है, तो इस विवाह में भी धोखा या तलाक होगा और फिर दोबारा से परेशानी आएगी। तो इसलिए हमें कुंडलियों को अच्छे से देख परख लेना चाहिए। शुक्र चंद्र का संबंध पंचम और सप्तम भाव में अगर बन रहा हो और राहु की 5वीं या 7वीं दृष्टि पड़ रही हो, मतलब चंद्रमा और शुक्र का संबंध अगर पंचम भाव में बन रहा हो, मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठा हो और शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, यहाँ शुक्र बैठे हो, यहाँ से दृष्टि पड़ रही हो, तो इनका संबंध बन गया। तो संबंध बन गया, अब अगर राहु 5वीं दृष्टि डाल रहा, मान लीजिए राहु लगन में बैठा है, वहाँ से पंचम इस पे दृष्टि डाल रहा है, या जहाँ पर ये एकादश भाव में बैठे हैं, यहाँ पर राहु की 5वीं या 7वीं दृष्टि पड़े, मतलब राहु यहीं बैठा हो, यहाँ से 7वीं दृष्टि डाल रहा हो, तो जो है बड़ा विध्वंसकारी होगा, क्योंकि उसमें भी धोखे मिलेंगे, और ये ज़्यादातर धोखे लड़कियों को ज़्यादा मिलते हैं। तो देखने की ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, विवाह की पत्रिका को अच्छे से देखना चाहिए। लग्न पंचम और सप्तम के संबंध अगर द्विस्वभाव राशि में हो और पीड़ित हो लग्न सप्तम और पंचम, तो भी विवाह टूटने की संभावना रहती है। 5वां जो है घर अगर पीड़ित है और यदि तीसरा घर भी पीड़ित है तो प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। अगर 5वां घर पीड़ित है, मान लीजिए 5वां घर है, अब ये पाप कर्तरी में हो, मान लीजिए यहाँ शुभ ग्रह बैठा हो, यहाँ शुभ ग्रह बैठा हो, तो ये पाप कर्तरी में हो गया, और तीसरा भाव भी पीड़ित हो, तीसरे भाव पर राहु या केतु की असर आ रहा हो, तो ये संबंध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है कि इंतज़ार करना ज़्यादा ठीक है, और अगर कोई गलती हम कर बैठे और बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़े तो मित्रों ये बड़ा ख़राब है। तो इस तरह से मित्रों हम देखते हैं, और इसके अलावा जैसे अब हम एक और भी आपको दिखाएंगे, एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि कुंडली में कैसे जो है ग्रहों का वो होता है, असर आता है। तो ये जैसे ये एक कुंडली का मैं उदाहरण आपको दिखाता हूँ अभी, मतलब अंतर्जातीय के साथ साथ बहुत से विधर्मी विवाह भी हो जाते हैं,
यानी एक धर्म से में न होकर के दूसरे धर्म के साथ विवाह होने लगता है। तो ऐसे में हमको क्या देखना होगा कुंडली में और कब ये स्थिति बनती है। तो इसके लिए सीधा सीधा यह है कि जैसे ये एक उदाहरण कुंडली है। अब इसमें शनि यहाँ नीच के हैं सप्तम भाव में, और जो पंचम भाव है वो इसमें 11 नंबर राशि है जिसके स्वामी शनि हैं। शनि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और ये 1 नंबर राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब सप्तम भाव में शुक्र भी बैठे हैं और राहु भी बैठे हैं और बकरी होकर बैठे हैं। तो शुक्र और राहु क्या है कि बहुत बड़ा कामुक योग बना देता है, और इस तरह से ये और शनि भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे विवाह में बड़ी आगे चल के परेशानियाँ आएंगी। अगर कामुक संयोग बन गया तो जातक के हो सकता कि कई संबंध हो, और जातक को बहुत ही स्वार्थी और निकृष्ट किस्म का होगा। मतलब क्या कहना चाहिए उसको कि उसके संबंध कई लोगों से भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो केवल जो है अपने स्वार्थ के लिए संबंध बनाता हो, यानी फिजिकल रिलेशन के लिए। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए लग्न में सूर्य बैठा हुआ है और केतु बैठा हुआ है, और इनकी दृष्टि भी इन पर पड़ रही है, इन दोनों ग्रहों की। सूर्य भी क्रूर ग्रह है और केतु तो डिटैचमेंट का है ही। तो ऐसे विवाह में भी बड़ी परेशानी आएगी, और ये इस तरह का जो विवाह होगा वो हो सकता है कि विधर्मी विवाह बन जाए, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म वाला। तो मित्रों, हमको विवाह चूँकि हमारे जीवन का एक दूसरा पार्ट होता है, और यहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है। पार्टनर का भी 50% हिस्सा हमारे ऊपर होता है। ये कानूनी रूप से भी संविधान में उल्लिखित है। और तो इस तरह से हमको विवाह को बहुत ही सोच समझ करके ये रिश्ता करना चाहिए, और जो बुजुर्ग हैं हमारे उनकी सलाह लेना चाहिए। बुजुर्गों को भी देख समझ करके उनकी सहमति दे देना चाहिए, वरना आजकल कहीं कोई शारीरिक हानि होती है किसी की, या कुछ भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। अगली एपिसोड में हम किसी और अन्य विषय को लेकर मिलेंगे, और आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो अप करें, और इसके अतिरिक्त इसको आप कुंडली बनवाने के लिए हमको फ़ोन कर सकते हैं, या हमारे फ़ोन नंबर पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, या कुंडली के किसी विशेष आपको कोई विशेष समस्या हो जीवन में, उससे संबंधित अगर विचार कराना हो या व्याख्या कराना हो तो वो भी आपको करके दी जाएगी। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।